हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा, भारत की चेतना, आस्था और जीवन धारा का स्रोत हिमालय, और इसी हिमालय में बर्फ के नीचे आज से 60 साल पहले एक विदेशी शक्ति ने अपनी जासूसी साजिश के अंतर्गत एक रेडियो एक्टिव डिवाइस को छुपा दिया था। आज CIA के उस सीक्रेट मिशन का वह खोया हुआ प्लूटोनियम डिवाइस हिमालय की अस्थिरता के कारण सीधे गंगा नदी के हेड वाटर की ओर खिसक रहा हुआ। हमने हाल के वर्षों में देखा है कि हिमालय की भूगर्भीय संरचना जो है वह एक गतिशील और अस्थिर क्षेत्र बन चुकी है। यह पिघल रही है, यह खिसक रही है, यह धंस रही है। यह एक अस्थिर क्षेत्र के तौर पर पूरी तरीके से प्रतिबिंबित हो रही है। सवाल यह नहीं है कि आज रेडिएशन मिला, नहीं मिला या कितना मिला। सवाल यह है कि क्या हम यह मान सकते हैं कि अमेरिका की CIA की 60 साल पुरानी वह गलती गंगा को कभी खतरे में नहीं डालेगी। यह कहानी सिर्फ एक खोए हुए उपकरण की नहीं है, यह कहानी है कोल्ड वॉर की, उस भूल की जिसका भुगतान जलवायु परिवर्तन के इस युग में भारत की जीवन रेखा यानी कि गंगा नदी को करना पड़ सकता है। आज इस पर चर्चा क्यों? आज यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, क्योंकि हम एक बौद्धिक विसंगति का सामना कर रहे हैं, उसे हम अनदेखा कर रहे हैं। इनफैक्ट 1960 में वैज्ञानिकों ने यह मान लिया था कि बर्फ और चट्टान की अभेद्य दीवार यानी कि हिमालय उस डिवाइस को हजारों साल तक सुरक्षित रखेगी। लेकिन आज हिमालय उस कैलकुलेशन को, उस गणना को पूरी तरह से नकार रहा है। हिमालय एक फ्रेजाइल जोन है जहां पर अगर आप देखें तो जोशीमठ के धंसने जैसी घटना होती है, जिसमें एक पूरी आबादी का भविष्य भूवैज्ञानिक अस्थिरता के कारण खतरे में पड़ जाता है। तीव्र जलवायु परिवर्तन की घटनाएं देखी जा रही हैं, जहां पर ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और इतना तेजी से पिघल रहे हैं जितनी तेजी की भविष्यवाणी या गणना किसी वैज्ञानिक ने नहीं की थी। साथ ही साथ वहां पर जियोलॉजिकल स्ट्रेस की घटनाएं देखी जा रही हैं। अनियंत्रित निर्माण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण पहाड़ों की लोड बियरिंग कैपेबिलिटी भी कम होती जा रही है। वैज्ञानिक इसको हिमालयन फ्रेजिलिटी कहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो समय के साथ बंधा हुआ परमाणु खतरा साथ लेकर बैठा हुआ है, न्यूक्लियर टाइम कैप्सूल लेकर बैठा हुआ है, और वह कैप्सूल अब टूटने की कगार पर भी हो सकता है। वास्तव में यह घटना शुरू कैसे हुई? इस घटना का मूल कहां पर है, कहां क्या हुआ था? तो देखिए, 1964 में चाइना ने परमाणु टेस्ट किया, परमाणु परीक्षण किया, और रातों रात अमेरिका घबरा गया। अब यह एक इंटेलिजेंस का खेल रचा गया, क्योंकि चाइना के लिए सैटेलाइट्स फेल हो रहे थे। जमीन पर जासूसी करना चाइना में जाकर असंभव था। इसीलिए CIA ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक और सबसे पवित्र जगह को जासूसी के लिए चुना। मिशन था रेडियोधर्मी जो जेनरेटर है स्नैप 19C RTG को इंस्टॉल करना नंदा देवी के शिखर के पास, ताकि चीन की जो मिसाइल टेलीमेट्री सिग्नल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। यहां पर विज्ञान का विरोधाभास भी समझिएगा। देखिए, यह डिवाइस कोई एटम बम नहीं है जो विस्फोट हो जाएगी। यह था स्नैप 19C RTG। यह वही टेक्नोलॉजी है जो नासा इस्तेमाल करता है अपने अंतरिक्ष अभियानों में ऊर्जा देने के लिए। लेकिन मुद्दा यह है कि इसकी शक्ति का स्रोत क्या था? इसकी शक्ति का स्रोत था Pu-238 जनरेटर यानी कि प्लूटोनियम 238, जिसकी हाफ लाइफ 88 ईयर्स के अराउंड होती है। इसका मतलब यह होता है कि यह डिवाइस आज भी 60 साल बाद भी आधी से ज्यादा रेडियो एक्टिविटी मेंटेन किए हुए है, और अगर यह प्लूटोनियम हवा या पानी में घुल गया तो यह दशकों तक हमारी पॉपुलेशन के लीवर, फेफड़े और हड्डियों में प्रॉब्लम जनरेट करता रहेगा। अब मुद्दा यह है कि CIA ने नंदा देवी को चुना क्यों? देखिए, नंदा देवी 7,816 मीटर पर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चीन की सीमा के पास इसका रणनीतिक स्थान है, और चीनी मिसाइल परीक्षणों की निगरानी के लिए आदर्श दशाएं बनाती है, यानी कि पूरी तरीके से यह एक रणनीतिक निर्णय था। एक एक्सीलेंट पॉइंट चुना गया नंदा देवी के पास। इसकी ऊंचाई के कारण
चाइना के निकटता के कारण और इसके साथ साथ इसकी दूरी और दुर्गमता के कारण भी, क्योंकि यहां पर किसी अन्य देश की नज़र का खतरा नहीं था। अब हुआ यह कि जब ये डिवाइस 1965 में इंस्टॉल करने जा रहे थे, उसी दौरान एक बर्फीला तूफान आता है, टीम वहां से भाग जाती है। उन्होंने इस डिवाइस को पत्थरों के बीच में सुरक्षित छुपा दिया, ये मान करके कि जब वो वापस आएंगे तो इसे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन हिमालय ने उन्हें धोखा दे दिया। जब टीम लौटी तो बहुत सारा हिमस्खलन हो चुका था, ग्लेशियर्स ने उस पूरे क्षेत्र को बदल दिया था, डिवाइस गायब हो चुकी थी और तभी से एक 50 पाउंड का रेडियो एक्टिव भूत भारत की सबसे पवित्र नदी के हेड वाटर के पास कहीं छिपा हुआ है। अब समझिए खतरे को। देखिए, असली खतरा पॉलिटिकल और हाइड्रोजियोलॉजिकल के नज़रिए से समझना होगा आपको। देखिए, नंदा देवी के पहाड़ियों से, ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वह सीधे ऋषिगंगा में मिलता है, ऋषिगंगा से धौलीगंगा में और धौलीगंगा से अलकनंदा में मिलता है। अलकनंदा अंत में जाकर देवप्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। यदि डिवाइस आज भी बर्फ में स्टेबल है और प्रोटेक्टेड है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जैसे ग्लेशियर्स खिसक रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि साइंटिस्ट्स का क्या कहना है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कोई फिक्स बर्फ के टुकड़े नहीं होते हैं, वो एक तरीके से धीमी गति से बहती हुई नदियां होती हैं जो स्लो मूवमेंट करती हैं। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, यह संभव है कि डिवाइस के चारों ओर की बर्फ टूट जाए, पिघल जाए। यदि इसकी स्टेनलेस स्टील की कवरिंग चट्टानों के घर्षण के कारण या जल जमाव के कारण टूटती है तो प्लूटोनियम 238 के कण रिस कर सीधे गंगा के वाटर में जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या हम करोड़ों भारतीयों के जीवन को दांव पर लगाकर केवल यह मानकर निश्चिंत रह सकते हैं कि ऐसा होने वाला ही नहीं है? इस मुद्दे को समझने के लिए कुछ तर्क और कुछ विश्लेषण भी ध्यान देने होंगे। देखिए, तर्क यह है बहुत सिंपल कि यह कोई परमाणु डिवाइस नहीं है, परमाणु बम नहीं है, सॉरी, और फटेगा नहीं। PU-238, PU-239 वही एलिमेंट्स हैं जो नागासाकी में इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन PU-38 को 239 से कम खतरनाक माना जाता है। तीसरी बड़ी बात, गंगा जितनी बड़ी नदी में अगर कुछ रिसाव थोड़ा बहुत होता भी है तो शायद उसका असर कम हो। लेकिन इसके साथ कुछ डर भी हैं, कुछ संदेह भी हैं। पहली बड़ी बात कि हिमालय बहुत अस्थिर हो चुका है और यह अस्थिरता की कल्पना 1960 के दशक में नहीं की गई थी। प्लूटोनियम एक अत्यंत जहरीला पदार्थ होता है, भले ही वह बड़ी नदी में जाकर के कम रह जाए, लेकिन उसमें बायोमैग्निफिकेशन के चांसेस और रिस्क बना रहता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा डर है अनिश्चितता का। सच यह है कि इसकी सटीक लोकेशन हमें आज भी पता नहीं है, तो यह एक भविष्य का बड़ा खतरा हो सकता है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चूंकि इसके संबंध में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आ रही थी, तो मैंने आपसे इस टॉपिक पर डिस्कस करना ज़रूरी समझा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूँ, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपडेटेड रहेंगे और साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्टेड भी रहेंगे। अब अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2026, 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और हमारे बैचेस से इंटरेस्टेड हैं, हमारे बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रतिज्ञा प्लस बैच चलता है, जो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच होता है, P2I बैच होता है। इसमें दिसंबर का हिंदी बैच शुरू हो रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, मेंटोरशिप दी जाएगी, रेगुलर क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईयर वाइज जो डिटेल लिंक है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। अच्छे से समझिए, सोचिए और पढ़िए। आज इसको बताने का उद्देश्य क्या है? आज बताने का उद्देश्य यह है कि अभी फाइनल माइल सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत बड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है इस फीस पर। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो इकोनॉमी भी सही रहेगी, पैसे भी बचेंगे और इम्पॉर्टेंटली आपको एक अच्छा सा बैच, एक अच्छा सा गाइडेंस भी मिल जाएगा।
ध्यान रखिएगा कि ये डिस्काउंट आपको कब मिलेगा। ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। स्टडी IQ का कोई भी आप कोर्स लो, चाहे GS का हो, ऑप्शनल का हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या फिर जुडिशरी या PCS का ही क्यों ना हो, आप इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। ये फैकल्टी कोड है। तो मिलिए, देखिए, इसके बारे में समझिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये सपोर्ट टीम आपसे सीधे बात कर लेगी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर लेगी। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल भी दिया है, आप वहाँ से भी मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।